हेलो एवरीवन। आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ये अपने 12th क्लास का पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन की बात होगी, है ना, फिर फंक्शंस पे आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक तो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जिसमें फिलहाल अपन इस पे फोकस कर रहे हैं, रिलेशंस पे। ठीक है, देखो रिलेशंस पे सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट की। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे सपोज अपने पास एक सेट ए है, इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 मान लेते हैं, और एक सेट अपने पास बी है, सपोज 5 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इन एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे 1 का अगर मैं इसके साथ जो मैंने वर्ड बोला ऑर्डर्ड, है ना, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये सेट करो कि अपन पेयर्स बना रहे हैं। किसके पेयर्स बना रहे हैं? सेट ए के एलिमेंट्स के पेयर्स बना रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो अब जैसे सेट ए का एलिमेंट मैंने 1 ले लिया, तो 1 के पेयर्स बनाओ इनके साथ। तो देखो क्या पेयर बनेगा, एक 1 5 बनेगा, एक 1 7 बनेगा, है ना, 1 और 5 का पेयर, एक 1 और 7 का पेयर। इस पेयर को मैं यूं लिख देता हूं, देखना 1 5। ठीक है, 1 और 5 का पेयर। अब कोई कह सकता है कि यार 1 5 का पेयर ऐसे भी तो हो सकता है 5 1 5 1। तो इसी बात को मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए आपसे बोल रहा हूं कि अपन ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि अगर आपने 1 5 लिखा है या 5 1 लिखा है तो वो दोनों बातें डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंट ऑर्डर है, 1 फॉलोड बाई 5, 5 फॉलोड बाई 1। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। आप 1 को पहले लिखते हो या 5 को पहले लिखते हो, वो दोनों बातें डिफरेंट होंगी अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं। अनऑर्डर्ड पेयर अगर होता तो उसमें आप 1 5 लिख दो या 5 1 लिख दो, दोनों की दोनों बातें एक ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल अपन सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखें वो सारे बना दो। देखो क्या मिलेंगे, 1 5, फिर 1 7, फिर 2 5, फिर 2 7, फिर 3 5 और 3 7। ये देखो, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब इन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दो। भाई सेट कैसे बनता है? जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इनका एक सेट बना दो। तो सेट कैसे बनेगा? अपन एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ये देखो ये ए बी सी का सेट हो गया। तो ऐसे ही आपके सामने जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना दो। तो सेट कैसे बनेगा? ये देखो ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो ये जो सेट है ना, ये जो सेट है इसको अपन डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी, ध्यान देना ये कोई मल्टीप्लिकेशन जैसी क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है, इसको रीड भी करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज नोन एज द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कार्टीजियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। देखा जाए तो कार्टीजियन प्रोडक्ट कहां से निकला है? सेट से निकला है। मैंने दो सेट्स लिए ए और बी, और उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। जो ऑर्डर्ड पेयर्स से जो सेट बना उसको अपन ने बोला कार्टीजियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, देखो ए क्रॉस बी का मतलब है कि अपन कार्टीजियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और ए फॉलोड बाई बी, है ना, मतलब ए का एलिमेंट फॉलोड बाई बी का एलिमेंट। बी क्रॉस ए में भी अपन कार्टीजियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आएगा? बी से, और दूसरा एलिमेंट ए से। मतलब अगर आप यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो 5 7 के पेयर्स बनाओ 1 2 3 के साथ ऑर्डर ध्यान रखते हुए। तो भाई कैसे पेयर बनेंगे? जैसे एक 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, फिर 7 1 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको लिख देता हूं एक बार, देखना ये आपके पास कुछ ऐसा बन गया। या चलो पहले मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 5 1, 5 2, 5 3 फॉलोड बाई 7 1, 7 2, 7 3। ये देखिए आपने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, बी फॉलोड बाई ए एलिमेंट्स के अगर मैं बात करूं, और फिर मैंने इसका एक सेट बना दिया। तो ये देखो सेट बन गया। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कहा? ये भी एक कार्टीजियन प्रोडक्ट है, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए। ठीक है, यहां पर अगर आप एक बात पे फोकस करें
तो मान लो कि हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें तो ये 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये 6 आया कहां से, थोड़ा सोच के देखो भाई। देखो ये जो एलिमेंट है ये इन 2 के साथ पेयर होगा, ठीक है, तो 2 एलिमेंट, ये भी इन 2 के साथ पेयर होगा तो 2 और हो गए, ये भी इन 2 के साथ पेयर होगा तो 2 और हो गए, कुल मिला के 6। या फिर अगर मैं जनरलाइज करूं इस बात को तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, सपोज सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN, मतलब सेट ए में मैंने n एलिमेंट्स लिए, फिर मैंने एक सेट B बनाया, सपोज B1 B2 B3 B4 अप टू BM, ठीक है। और अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको Na पता है क्या, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज n। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज m, ठीक है। अब अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूं, A क्रॉस B, तो अगर आप गौर करें तो ये ऐसे आएगा, देखना, A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर 1, फिर A1 B2, फिर A1 B3, फिर A1 B4 अप टू A1 BM। कितने ऑर्डर्ड पेयर अपन ने लिख दिए, M पेयर्स लिख दिए, M ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर मैंने A2 को उठाया तो A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4 अप टू A2 BM। वापस से मैंने M ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, तो पहले M एलिमेंट्स लिखे, फिर M और ऑर्डर्ड पेयर लिखे, फिर इसके लिए भी मैंने M और ऑर्डर्ड पेयर लिखे, और ऐसे M M M M कितने बार हो रहा है ये, n टाइम्स। तो M प्लस M प्लस M प्लस M n टाइम्स, दैट विल मेक M इंटू n। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो A1 B1 A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B3 A2 BM इस टाइप से होंगे। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालता हूं A क्रॉस B में तो वो कितने आएंगे, M इंटू n। सिमिलरली अगर मैं B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखता हूं तो क्या कैसे निकालोगे, B क्रॉस A में क्या डिफरेंस होने वाला है, B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 A4 अप टू B1 AN। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, n। फिर B2 के ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, B2 A1 B2 A2 B2 A3 अप टू B2 AN, वापस से n ऑर्डर्ड पेयर्स बने। फिर B3 के बनाओ, n ऑर्डर्ड पेयर्स बने। फिर मैं BM के जब बनाऊंगा तो भी n ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मतलब अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो B1 के n, B2 के n, B3 के n, BM के n, तो n प्लस n अप टू m टाइम्स। तो वापस से कितने एलिमेंट्स आ गए, n इंटू m या फिर m इंटू n। मतलब यहां इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि अगर आपने 2 सेट A और B लिए हैं, फिर आप A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और एक बार B क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं कि मैं कहूं आपसे A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर हैं क्या, अगर कोई ये कहता है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B का एक एलिमेंट 1 5 है जबकि B क्रॉस A का 5 1 है। सोच के देखो क्या ये दोनों बराबर हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ऑर्डर मैटर्स, तो यहां पे 1 फॉलोड बाई 5 है और यहां 5 फॉलोड बाई 1 है, तो डेफिनेटली ऑर्डर डिफरेंट है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां 1 7 की बात करूं और यहां 7 1 की बात करूं तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर सेट के एलिमेंट डिफरेंट हैं तो फिर सेट बराबर कैसे हो सकते हैं, मतलब डेफिनेटली A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A बराबर होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपनी चर्चा ओवर होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल दिमाग में सेट करूं एक बात, तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ सेट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ सेट। भाई देखो सेट जरूरी थोड़ी है नंबर्स का हो, 1 2 3 4 5 का हो, ABCD का भी हो सकता है, या मैं कह सकता हूं सेट ह्यूमन बींग्स का भी हो सकता है ना। जैसे अपन बोलें कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उन सबका एक कलेक्शन ले लो, उनका सबका एक सेट बना लो, है ना। तो सेट तो किसी का भी हो सकता है ना। इस रूम में, मेरे रूम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबका एक सेट बना लिया, है ना। तो सेट किसी का भी हो सकता है। सेट जरूरी नहीं है कि नंबर्स का हो या ABCD का हो। तो यहां पर जो सेट बना हुआ है ये किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। अच्छा, अब इसमें अपन कुछ बिल्कुल मामूली से क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक A क्रॉस B है, A क्रॉस B, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन्स द एलिमेंट्स, देखना, A क्रॉस B कंटेन्स द एलिमेंट्स 1 2
3 5 4 5। ठीक है, ये मैंने आपसे कह दिया कि ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 है और ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट आपको बता दिए। तो अब आपको 3 एलिमेंट और बताने हैं। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। आउट ऑफ दो 6 एलिमेंट्स I have mentioned these 3 elements. Now our task is to find remaining 3 elements. तो कैसे पता करेंगे? देखो देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको A क्रॉस B पता करना है तो आपको A और B सेट पता होना चाहिए, तभी आप A क्रॉस B निकाल पाओगे। तो अब देखना, अगर मैं A क्रॉस B की बात करूं तो A क्रॉस B का जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहां से आता है? फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? सेट A से। और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेट बी से। और यहां पर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ए क्रॉस बी में 1 2 है। 1 2 है, क्वेश्चन में कहा गया है। ए क्रॉस बी के अंदर 3 5 है, ए क्रॉस बी के अंदर 4 5 है। तो अब एक बात सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि ए क्रॉस बी यहां पे खत्म हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, मैंने 3 ही लिखे हैं। लेकिन इस बात की गारंटी कि ये 1 कहां से आया होगा? सेट ए से। ये 2 कहां से आया होगा? सेट बी से। तो क्या इस स्टेज में मैं ये कह सकता हूं कि सेट ए में 1 पक्का होगा, सेट बी में 2 पक्का होगा? सिमिलरली अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को देखूं 3 5, तो ये जो 3 5 ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी में, तो इसमें ये 3 कहां से आया होगा? सेट ए से आया होगा। 5 कहां से आया होगा? सेट बी से आया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए में 3 होगा पक्का और बी में यहां 5 होगा, गारंटीड। फिर अगर मैं इस 4 5 की बात करूं तो ये 4 कहां से आया होगा? सेट ए से आया होगा। 5 कहां से आया होगा? सेट बी से आया होगा। ये सिनेरियो तो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन अब यहां पे ये थोड़ी ना कहा जा सकता है कि सेट ए बंद हो गया, कि अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट सब आएंगे ही नहीं। लेकिन एक बात सोच के देखो कि अगर यहां पर यहीं पे अपन इसको क्लोज कर दें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? देखो 6 एलिमेंट, 3 इंटू 2। और अगर आपने ए में एलिमेंट्स बढ़ाए या बी में एलिमेंट्स बढ़ाए तो फिर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि इस 4 पे ही सेट ए क्लोज हो जाएगा और इस 5 पे ही सेट बी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही आपके पास ए और बी सेट आए तो अब ए क्रॉस बी लिखना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 1 2 आएगा, है ना। मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं अब पूरा का पूरा। 1 2 ये एलिमेंट आएगा, 1 5 3 2 3 5 4 2 एंड 4 5। और क्वेश्चन के अंदर आपको 1 2 3 5 एंड 4 5 ये दे रखे थे। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स अगर आप देखें तो वो ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे ही मान लेते हैं, अपन ने एक एग्जांपल ये लिया। सपोज सेट ए है अपने पास 1 2 3, फिर मैंने एक सेट बी लिया, लेट अस अज्यूम दिस इज 4 5 8। फिर मैंने एक सेट सी लिया, सपोज ये है अपने पास 8 और 11 और 13। ठीक है, अब आपसे कोई कहता है कि भैया इसमें ए क्रॉस बी माइनस सी निकालो, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल अपन ने सेट्स को यूज कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी माइनस सी निकालो। तो ए तो आपको ऑलरेडी पता है, पहले बी माइनस सी सेट निकाल लो। तो बी माइनस सी सेट कोई भी निकाल सकता है आसानी से। मैं यहां पे लिख देता हूं बी माइनस सी कितना आएगा। मतलब क्वेश्चन में तो सिर्फ ये था, क्वेश्चन में सिर्फ ये था एबीसी 3 सेट और ये पूछा गया है। तो मैंने बी माइनस सी निकाला, तो बी माइनस सी यहां और यहां अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बी माइनस सी कितना आएगा? 4 5। ठीक है, अच्छा अब आपने ए का बी माइनस सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो बहुत ज्यादा इजी है। ये क्या हो जाएगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, तो ये यहां पर अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट की बातचीत समाप्त होती है। तो अब देखो रिलेशन में अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात देख ली। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसी सिंपल प्रॉब्लम्स ही होते हैं, जैसे सपोज कोई ये क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक हमारे पास ना ए क्रॉस ए सेट है ना, ए क्रॉस ए, और एक अभी अपन ने ए क्रॉस बी बात की थी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेट ए दे रखा है 1 2 और फिर से ए लिख दिया अपन ने 1 2। अब ए क्रॉस ए निकालना है तो क्या 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी।
तो अब कह दिया आपसे कि ए क्रॉस ए में ना एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, 1 3 4 3, ठीक है, और एक और ले लेते हैं चलो, है ना, 1 4, ठीक है। अब इसमें देखो कोई कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है। तो बताओ सेट ए क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है देखा जाए तो, कि अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये कहां से आया होगा, ए से, ये कहां से आया होगा, ए से। तो इसका मतलब ये ए में होगा, ये भी ए में होगा, सिमिलरली ये ए में होगा, ये भी ए में होगा, ये ए में होगा, ये भी ए में होगा, और ये दोनों भी ए में होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से मिल गए, 1, देन 2, फिर 1 दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, 3, फिर देखो 4, ठीक है, और बस ये 4 एलिमेंट मिले। तो एक एलिमेंट की कमी हो रही है यहां पे। तो आपको यहां पे जो क्वेश्चन है ना, उसमें अगर ये क्वेश्चन दिया रहता है और कहा जाता है सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, तो वो बताओ 5 एलिमेंट कौन से होंगे। तो मैं ये सिर्फ 4 एलिमेंट ही निकाल सकता हूं, इन 4 के अलावा 5वां एलिमेंट निकाल नहीं पाएंगे अपन। मतलब ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। मैंने आपसे क्या कहा कि ए क्रॉस ए में ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए बताओ, जबकि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि ए क्रॉस ए का जो भी एलिमेंट होगा तो ये ए से आया होगा, ये भी ए से आया होगा। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, बस 4 एलिमेंट आप निकाल पाए, जबकि क्वेश्चन में 5 कहा गया है, तो 5वां एलिमेंट अपन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, यहीं पे अगर आपसे, तो ये इनकम्प्लीट हो गया क्वेश्चन। अब यहीं पे मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि Na 4 है, अब सेट ए बताओ, तो अब आप डेफिनेटली बता सकते हो कि भाई जो 4 एलिमेंट ये तो पक्का ए में होंगे, और Na भी 4 दे रखा है, इसका मतलब सेट ए यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। सपोज यही कह दिया कि ये ए क्रॉस ए है और Na 5 है, कैन वी फाइंड सेट ए, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा नो, वी कांट फाइंड सेट ए। अगर कह दिया गया कि ए क्रॉस ए कंटेन्स दीज 4 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, देन कैन वी कैलकुलेट सेट ए, यस वी कैन, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं रिलेशन टॉपिक के अंदर ही पहले अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अब रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन समझना क्या होती है। देखो, जैसे आपने एक सेट ए लिखा, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 5, और एक सेट बी लिखा, मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स हैं 7 8 9, ठीक है। अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़े रिड्यूस कर देता हूं जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर, ठीक है। तो मैं इसको 1 2 पे रोक देता हूं। तो अब आप ए क्रॉस बी लिखो जरा। वैसे अगर आप इसमें आगे तक लेते हैं ना, तो कितने एलिमेंट्स आ जाते, 12 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में लिखने पड़ते है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है अपने को समझने में। बेहतर है कि अपन ने ये सेट ले लिया। तो देखो 1 7 1 8 1 9, ठीक है, और फिर 2 7 2 8 2 9। देखो, ये तो मैंने ए क्रॉस बी आपके पास लिख दिया है, ठीक है। अब यहां तक कुछ भी नया नहीं है। अब ए क्रॉस बी अपने आप में क्या है, एक सेट है ना, अपने आप में एक सेट है। इस सेट का ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, फिर ये तीसरा एलिमेंट है, ऐसे ये सबके सब एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आप ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिख दो, सबसेट। जैसे मान लो आपके पास ये सेट ए है, इसका सबसेट लिखना है, तो सबसेट कैसे लिखते हो भाई, आप इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लोगे। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मैं 1 और 4 निकाल लेता हूं, और उसका एक सेट बना दिया। तो ये जो सेट है ना, ये सेट क्या हो गया, इस सेट ए का सबसेट हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे किसी ने कहा कि मैं इसमें ना इस वाले एलिमेंट को उठा लूंगा, तो ठीक है। मतलब इसको यूं सोचो कि ये ए लिखा है, ये जो डब्बा है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, आप इसको ए मान लो, ए, फिर ऐसे ये बी मान लो, इसे सी। तो ऐसे सोचो, ए बी सी डी ई एफ ये लिखा है। अब मुझे इसका सबसेट बनाना है, तो अपन ने क्या किया, ये उठा लिया एक, मतलब बी उठा लिया एक तरीके से। अच्छा, फिर मैंने क्या किया,
इसमें 2 7 ये वाला बॉक्स उठा लिया, फिर मैंने एक ये वाला बॉक्स उठा लिया। मतलब अगर ये ए बी सी डी ई एफ मान लिया जाए तो हमने एक तरीके से बी उठा लिया, डी उठा लिया और ई उठा लिया, ठीक है। और फिर इनका बना दिया एक सेट। यही तो करते हैं, जैसे यहां पे कुछ एलिमेंट्स उठाए और सेट बना दिया। ये जो सब सेट बना, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, ठीक है। ये जो सबसेट है ना, इसी को हमने बोला कि दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये क्या है, ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है ए क्रॉस बी का यही सबसेट बनेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी सबसेट बन सकता है। जैसे कोई कहता है कि मैं ये बना देता हूं, देखना 1 7, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट उठाया, फिर मान लो किसी ने 1 8 उठा लिया, फिर किसी ने मान लो 2 9 उठा लिया, ये 3 एलिमेंट उठा लिए। अच्छा, मान लो किसी ने 2 7 भी उठा लिया और इसका बना दिया एक सेट, ये देखो। तो ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये दोनों डिफरेंट रिलेशन है ना। सपोज अपन ने इसको R1 नाम दे दिया और इसको R2 नाम दे दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट लिखते हैं, then that subset itself is said to be a relation from set A to set B, ठीक है। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि मैंने इसमें से कोई एलिमेंट नहीं उठाया, मतलब इसका मैंने एम्प्टी सबसेट बना दिया, सबसेट 5 हो गया। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मुझे रिलेशन बी टू ए निकालना है, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो अपन क्या करेंगे, पहले बी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर बी क्रॉस ए के सबसेट्स निकालेंगे। वो सबसेट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है। अच्छा, अब कोई ये भी कह सकता है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट उठा ले कोई, तो हाँ, सारे एलिमेंट भी उठा सकते हैं। तो देखो, एक सेट आपका ये भी बन गया, एक सबसेट ये भी है, 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9, ये देखो, ये भी तो एक ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मेरे हिसाब से आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन हम कह किसे रहे हैं, रिलेशन इटसेल्फ इज अ सेट। क्यों, क्योंकि अपन किसे कह रहे हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी किसी सेट के जो सबसेट होंगे वो भी तो सेट ही होंगे ना यार। तो ए क्रॉस बी का जो भी सेट होगा, जो भी सबसेट होगा, उससे हमने क्या कहा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ए टू बी हम एक नहीं बल्कि सेवरल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो कितने रिलेशंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी, देखो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो मैं ये कह सकता हूं ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स आएंगे वो सारे के सारे रिलेशंस होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एंड किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, ये आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी में अगर x एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट आएंगे, 2 की पावर x, तो मैंने वही लिख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये भी अपन ने पीछे पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो हम कह सकते हैं कि इफ एन ए इक्वल्स टू एल्फा एंड एन बी इक्वल्स टू बीटा, देन दिस इंप्लाइज दैट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एल्फा बीटा। मतलब अगर ए में अल्फा एलिमेंट है, बी में बीटा एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में अल्फा बीटा एलिमेंट्स होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B equals to number of relation from A to B equals to number of subsets of A cross B is equal to 2 to the power number of elements in A cross B. So this will become 2 to the power
अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो देखिए ये आपके नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का तरीका आ गया। क्लियर? तो आगे अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नोट डाल के लिख सकते हैं कि आर है ना, कोई भी रिलेशन है, अगर ए टू बी आप निकाल रहे हो तो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है हमेशा। तो रिलेशन, कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब यहां से एक बात और निकल के आती है कि देखो, पहले अपन ने ए सेट लिया, फिर बी सेट लिया, दोनों सेट थे, फिर हमने ए क्रॉस बी बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में क्या था? एक सेट था, है ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन भी क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट। अब ए क्रॉस बी अपने आप में क्या है? ए क्रॉस बी एक सेट है, उसका जो सबसेट होगा वो भी एक सेट है, मतलब रिलेशन भी एक सेट है ना। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो अ सेट। अब अगर रिलेशन एक सेट है तो एक सेट को लिखने के तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो अब यहां पर अपन इन एग्जांपल्स के थ्रू रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहां पर आपके पास मैंने एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया, और ये एक रिलेशन लिख दिया फ्रॉम ए टू बी। भाई ए टू बी बहुत सारे रिलेशन होंगे, आप चेक कर लो कि 1 2 2 4 ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। आप देख लो ए क्रॉस बी में 1 2 आएगा, 1 4 2 1 8, 2 2 2 4 2 8, 3 2 3 4 3 8, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। अब उनका सबसेट 1 2 2 4 बिल्कुल है। तो ये एक रिलेशन है, इसको मुझे किस फॉर्म में लिखा हुआ है पहले तो ये बताओ। देखो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और अगर मैं सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देता हूं तो डेट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है। तो अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। देखो अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे फोकस करें अपने 9 10th की बातों पे, तो जैसे सपोज एक सेट ए लिखा है 1 4 9, ठीक है, और आपसे कहा जाता है इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप इसको कैसे लिखते थे? आप याद करें, ये ऐसे हो जाता था, ए इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते थे एक्स सच डेट। यहां पे ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था? ये एक्स 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर आप आगे कंडीशन लगा देते थे कि x इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर कहां से देखा? ये 1 4 9, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब यहां पे k की कंडीशन डाल देते थे कि k की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 3 तक होगी, और k एक इंटीजर होना चाहिए। ऐसे करके कुछ भी, है ना। आपको पता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में कई तरीकों से सेट्स को लिख सकते हो, तो किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो वो भी लिखा जा सकता है। तो ये तरीका था सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। इसमें ये जो x था ये इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस x का टाइप भी वही होना चाहिए जो इन एलिमेंट्स का टाइप है। जैसे यहां पे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं तो ये x लिखा हुआ है। मान लो यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते, है ना। मान लो ये ऐसा होता कि सेट ए हमारे पास है 1 2, ठीक है, 2 3 3 4, ऐसा है। तो अब जब आप इसको लिखते स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसका जो एलिमेंट है इसको आप कैसे लिखते? एक्स नहीं लिखते फिर, क्योंकि एक्स टाइप का एलिमेंट, इसका जो एलिमेंट है वो एक्स एक सिंगल टाइप का नहीं है, ये एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप इसको यूं लिखो एक्स कॉमा वाई सच दैट, मतलब यहां पे ये जो एलिमेंट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है, तो इसका जो टाइप है ना वो एलिमेंट्स का जो टाइप है उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अपन ने यहां डिस्कशन किया इसी को यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि जो रिलेशन है इसके एलिमेंट्स के जो टाइप है वो ऑर्डर्ड पेयर है, तो मैंने इसको यूं लिखा, देखना r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई इस ऑर्डर्ड पेयर से मैच कर रहा है, इसका टाइप सच दैट। देखो ये जो x है मतलब ये 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जब भी आप ए क्रॉस बी का सबसेट लिखोगे तो जो रिलेशन होगा उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट कहां से आया होगा, सेट ए से आया होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, जो इसके दूसरे एलिमेंट्स हैं ये कहां से आए होंगे, ऑब्वियसली सेट बी से। तो मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अब मान लो मैंने यहीं पे इसे बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो बताओ क्या ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर ऐसे कहते हो कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस एक्सप्रेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x A सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y सेट B का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो फिर कोई इसको ये भी कह सकता है कि मैं x को ले लूंगा 1 और y को ले लूंगा 8। x को सेट A से लिया 1 और y को सेट B से लिया 8, तो 1,8 ये भी तो हो सकता है। या फिर किसी ने कहा कि मैं x को 3 ले लूंगा और y को 4 ले लूंगा, तो 3,4 ये भी हो सकता है। जबकि यहां पे तो 3 4 जैसा या 1 8 जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है सिर्फ ये लिखना कि x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी काफी नहीं है। आपको यहां पे x और y के बीच एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा चलो, किसी ने ये सोचा कि मैंने यहां से देखा कि x क्या है, 1 2 है, तो मैंने कह दिया कि x बिलोंग्स टू सेट ए तो है, लेकिन x क्या हो सकता है, सिर्फ 1 2 हो सकता है। या इसको हटाया सीधे और इसकी जगह लिख दिया x इक्वल्स टू या x बिलोंग्स टू 1 2 यहां से देख के, और y बिलोंग्स टू 2 4। किसी ने कहा मैं ऐसे लिखूंगा और ये मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया। देखते हैं क्या ये सही लिखा है। देखो अगर आपने x को 1 2 और y को 2 4 से बिलोंग करवा दिया कि भाई y 2 4 में से कुछ हो सकता है, x 1 2 में से कुछ हो सकता है, तो फिर इसमें एक केस ये भी बनेगा कि x को मैंने 1 ले लिया और y को 4 ले लिया, तो एलिमेंट आ गया 1 4। देखो क्या 1 4 एलिमेंट है रिलेशन में? नहीं है। तो ये भी सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा, तो कोई अगर ऐसे लिख दे, सपोज यहां पे एक और कंडीशन लगा दे कि एंड y इज इक्वल टू 2x। ये देखो, अब अगर आपने y और x में रिलेशन डाल दी तो अब देखो 1 2 एक पॉसिबिलिटी और ये यहां से भी सेटिस्फाई हो जाएगा 1 2, 1 4 दूसरी पॉसिबिलिटी, लेकिन 1 4 यहां से सेटिस्फाई नहीं होगा तो छूट जाएगा, ये इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2 2 यहां से एक पॉसिबिलिटी आ रही है एक्स वाई का पेयर, लेकिन 2 2 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर 2 4 देखो 2 4 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है तो 2 4 कंसीडर हो जाएगा। तो देखो आपने यहां पे x को कहा कि x 1 2 को बिलोंग करेगा, y 2 4 को बिलोंग करेगा, एंड y शुड बी इक्वल टू 2x, देन ओनली दिस सेट बिल्डर फॉर्म विल रिप्रेजेंट दिस सेट ओनली। या फिर कोई इसको यूं भी लिख सकता है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई, x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, एंड y इज इक्वल टू 2x। अब सोच के देखो कि आपका यही सेट निकल के आएगा। देखो x सेट ए हो सकता है, सेट ए से हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, y की वैल्यू क्या हो सकती है 2 4 8। अब y इज इक्वल टू 2x है, तो अब आप देख लो क्या 1 2 हो सकता है, होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है। 1 4 नहीं होगा, 1 8 नहीं होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2x से वो निगलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे सारी चीज। अच्छा 2 2 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, 2 8 नहीं होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2x को फॉलो नहीं करेगा, 3 2 3 4 3 8 में से y इज इक्वल टू 2x को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो देखो ये आपका इस रिलेशन को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो उसके जो रिलेशन के एलिमेंट का टाइप है वो टाइप मेंशन करिए, फिर ऑब्वियसली वो जो एक्स वाई आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसमें से एक्स सेट ए से आएगा, वाई सेट बी से आएगा, मतलब यहां तक की कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं है। इसके बाद आपको हमेशा एक्स वाई में एक रिलेशन फाइंड करना है इन एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, वो रिलेशन आप यहां लिख दीजिए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अब जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, और आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी एंड आर इज इक्वल टू दिस। अब आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में नहीं है बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहां पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप वो देखते हैं। देखो इसको हम यूं लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू
देखो y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x, ये कंडीशन लगी हुई है, और x सेट a से आएगा, y सेट b से आएगा। तो पहले तो अगर मैं इस वाली कंडीशन को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। x सेट a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y सेट b का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने ये कंडीशन हाइड कर दी थोड़ी देर के लिए, तो क्या इस रिलेशन में 1 4 एलिमेंट होगा? 1 4, भाई मैंने सिंपल क्या किया, x को a से लाया, y को b से लाया, तो हाँ 1 4 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 2 होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि 3 में कहां से लेके आया, a से, 2 कहां से लेके आया मैं, b से। अब मैंने ये कंडीशन लगा दी है ना, y ग्रेटर देन x को इंक्लूड कर दिया। तो जैसे y ग्रेटर देन x इंक्लूड किया, तो अब सोचो 1 2 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x होल्ड कर रहा है। 1 4 1 8 होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x को होल्ड कर रहा है। 2 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 2 इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन y ग्रेटर देन x कहां होल्ड करेगा? 2 2 में, y इक्वल टू x हो गया, तो 2 2 नेग्लेक्ट हो गया। 2 4 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x है। 3 2 फिर से नहीं होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x नहीं हो रहा है। 3 4 3 8 हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको अगर लिखा रोस्टर फॉर्म में, तो देखो ये क्या आएगा, 1 2 1 4 1 8, ठीक है। 2 2 नहीं आएगा, 2 4 2 8 3 4 3 8। मतलब अगर आप इस स्टेज में आके, मेरे हिसाब से आपको समझते समझते खुद ही आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं, तो ये जो आपका रिलेशन लिखा हुआ है, इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो एक्चुअली ये आपको पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा, कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे? भाई देखो, आप x को a से बिलोंग कर रहे हो, y को b से, तो 1 2 1 4 1 8 2 2 2 4 2 8 3 2 3 4 3 8, सारे एलिमेंट हमारे कंसिडरेबल हो जाएंगे। तो देखा जाए तो जब भी हम किसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो आप यहां तक की अगर बात करें, तो ये कुछ नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, वो डिपेंड करेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे ये है, इस क्वेश्चन में आइए, तो मैंने आपको फिर से बोला कि अगर आप सिर्फ इतने को बात करें, सिर्फ इसको देखें, तो ये क्या लिखा है, सीधे सीधे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है और कुछ नहीं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, 1 3 1 4 1 9 2 3 2 4 2 9 5 3 5 4 5 9। अब इन एलिमेंट्स में से आप वो एलिमेंट पिक कर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स इट, यही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं 1 3, तो देख लो 1 3 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 4 नहीं करेगा, 1 9 नहीं करेगा, देख लो सेटिस्फाई कहां हो रहा है। फिर 2 3 2 4, देखो 2 3 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x को 2 और y को 3 रखोगे तो इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। 2 4 इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये देखो, इसको मैंने यूं लिखा 2 4। अब ध्यान देना, मैंने रैंडम थॉट्स नहीं रखी है, मैंने पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को मैंने देखा है, 1 3 1 4 1 9 सबको देखा है, 2 3 को भी देखा है, 2 4 तो आपने एनकाउंटर किया 2 4 को कि भाई ये इक्वेशन, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 2 9 होल्ड नहीं करेगा, 5 3 5 4 5 9 कोई होल्ड नहीं करेगा। ये देखिए, ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया। इसको अपन सिंगलटन सेट बोलते थे, सेट्स के अंदर अगर एक एलिमेंट होता था, तो उसी बेसिस पे आप इसको सिंगलटन नाम दे सकते हैं। अगर कोई रिलेशन एम्प्टी होता है तो उसे एम्प्टी रिलेशन भी बोला जा सकता है। अच्छा, तो ये अपन ने यहां पे क्या सीखा, पहली बात तो ये जो अपन ने पहली बात कर ली थी, और दूसरी बात ये कि रिलेशन इटसेल्फ इज अ सेट, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज इन set builder form. So how to convert a roster form relation into a set builder form, and how to convert a set builder form to roster form as far as relation is concerned. अब मैं इसमें एक आपको अगला एग्जांपल और लिख रहा हूं, वो देखना। सपोज हमने एक सेट A लिया 1 2 3 और एक सेट B लिया सपोज 4 5। ये देखिए, है ना, ये मैंने दो सेट लिए और एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया। अच्छा, इसको जैसे अपन ने यहां पे पूरा लिखा है ना, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो इतना बड़ा लिखने की बजाय अपन इसे शॉर्ट में यूं भी लिख सकते हैं, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, ठीक है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और इस रिलेशन को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, देखना, R इज इक्वल टू एक्स वाई, x belongs to set A, y belongs to set B, and x is less than equal to y। ठीक है,
ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन लिखा, रिलेशन लिख दिया। अब मैं कहता हूं आपसे कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो देखना ये क्या आएगा, सोच के देखो। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो इसका मतलब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहूंगा कि अगर सिर्फ ये कंडीशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब उनमें से कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा और कौन सा नहीं लिखा जाएगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसको आप लिखोगे, और जो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहां पे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। सोचो इनमें कौन से एलिमेंट्स x लेस देन इक्वल टू y को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 4 कर रहा है, 1 5 कर रहा है, 2 4 2 5 3 4 3 5 सारे कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आप इसको यूं लिख सकते हो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। देखा जाए तो इस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो मैं इस रिलेशन को नाम दे देता हूं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब इफ R becomes A cross B, है ना, R is equal to A cross B, then relation is said to be universal relation। अच्छा, अब देखो मैं एक अगला एग्जांपल और ले रहा हूं, देखना। सपोज आपके पास एक सेट A है 1 5 6 और एक सेट B है लेट्स से 2 3 7, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया A to B, R is equal to एक्स वाई, x belongs to A। ये सब कन्वेंशनल बातें हैं जो अपन हर क्वेश्चन के अंदर लिख रहे हैं। मेन तो ये है जो मैं ये लिख रहा हूं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। ये देखिए, ये एक रिलेशन लिख दिया अपन ने। अब कहा जाता है कि भाई इस रिलेशन को देखो और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो अब अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे, देखो देखो सिर्फ इतनी सी बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 1 3 1 7 2 5 2 5 3 5 7 6 2 6 3 6 7, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सोचो। 1 2 कर रहा है क्या, नहीं। 1 3 1 7 नहीं। 5 2 5 3 5 7 6 2 6 3 6 7, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये रिलेशन एक्चुअली क्या है, फाई। या आप इसे एम्प्टी रिलेशन का नाम भी दे सकते हो। मतलब एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A विच इज 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया यहां पे A टू A। ध्यान देना इस बात पे, मैं रिलेशन कैसे लिख रहा हूं, A टू A, है ना। अभी अपन बात कर रहे थे A टू B रिलेशन की, अब मैं बात कर रहा हूं A टू A की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिया था A क्रॉस B निकालने का और A क्रॉस A निकालने का। तो मैं यहां पर A टू A रिलेशन की बात कर रहा हूं। इट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सबसेट्स ऑफ द सेट A क्रॉस A। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने रिलेशन यूं लिखा, देखना, R इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहां क्या होगा, x A को बिलोंग करेगा, y भी A को बिलोंग करेगा। आप इसको यूं समझ लो सिंपल कि A टू A रिलेशन डिफाइन करने का सीधा मतलब यह है कि मैं A क्रॉस A निकाल रहा हूं और उसका सबसेट निकाल रहा हूं। तो A क्रॉस A का सबसेट जो आएगा तो उसका पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट भी A को बिलोंग करेगा। ठीक है, और साथ में मैंने कंडीशन डाल दी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब आप देखो कि भाई इसमें अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो फिर से अगर मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, एक बार सेट A के नीचे फिर से सेट A लिख दो, फिर ऐसे पढ़ो 1 1 1 2 1 3 1 4, ये पूरा बड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। अगर आप A क्रॉस A निकालते हो तो यू विल बी गेटिंग 100 एलिमेंट्स बिकॉज सेट A इटसेल्फ कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब या तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के 100 एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स को आप ऑब्जर्व करो और देखो कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप यहां पर x की वैल्यूज पुट करो। कहां से, यहां से, क्योंकि जो x होगा वो सेट A से ही तो आएगा। तो मान लो मैंने x को 1 पुट किया तो y कितना आया, 9/2 4.5। तो क्या y 4.5 हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि y भी तो सेट A को बिलोंग कर रहा है और क्या सेट A में 4.5 है, नहीं है।
अब मैंने x को 2 लिया तो कितना आया, y कितना आया, 4 आ गया। देखो देखो बताओ 2 4 एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? क्या 2 4 एलिमेंट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में होगा? देख लो सेट ए, एक बार फिर से सेट ए लिख दो तो 2 4 एक एलिमेंट यहां पे बन जाएगा ए क्रॉस ए में, तो 2 4 एक कंसिडरेबल एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 4। मैं इसको ना यहां पे लिख रहा हूं 2 4, मैं वो एलिमेंट्स लिख रहा हूं जो इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने x को 3 लिया तो देख लो y फ्रैक्शनल आ जाएगा, y फ्रैक्शनल थोड़ी होगा यार, y सेट ए को बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने x को 4 लिया तो देखो y कितना आ गया, आई थिंक 3, तो देखो 4 3 एक एलिमेंट हो गया, और 4 3 आप देख सकते हो कंसिडरेबल है। फिर मैंने x को लिया 5 तो y वापस से फ्रैक्शनल आ गया, फिर कंसिडरेबल नहीं होगा। फिर मैंने x को 6 लिया तो 6 लेने पे y की वैल्यू देखो 2 आ गई, तो 6 2 ये एक कंसिडरेबल एलिमेंट होगा। फिर मैंने x को 7 लिया, y फ्रैक्शनल आएगा। फिर x को मैंने 8 लिया तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो देखो x 8 y 1 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि x 8 y 1 तो दोनों ही इस सेट में है। फिर मैंने x को 9 लिया तो y फ्रैक्शनल आएगा, नहीं लिया जाएगा। फिर मैंने x को 10 लिया 10 तो 10 लेने पे y 0 आ जाएगा, और y 0 नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि y खुद भी सेट a को बिलोंग कर रहा है और सेट a में 0 है नहीं। तो बस ये आपके 4 एलिमेंट्स आ गए जो जब आप सेट रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक रिलेशन कहते किसे हैं, एक बात। दूसरी बात, रिलेशन चूंकि एक सेट है तो इसे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी। अच्छा, फिर अपन ने यहां पर ये सारी कहानियां कर ली कि रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर। ठीक है, अब अपन इसके आगे चलेंगे जिसमें अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात कर रहे होंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो टाइप्स का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने कोई सेट ए लिया सपोज, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया ए टू ए, है ना, ए टू ए। ए टू ए का मतलब आपको समझ में आ गया है कि हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं पहले, फिर उसके सबसेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशंस फुलफिल करने वाले रिलेशन को हमने किसी पर्टिकुलर टाइप का बोल दिया, है ना। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की अपन ने कि अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो गया पूरा, ये क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है रिलेशन, तो अपन उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। या फिर मान लो रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आया तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो हम उसे एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। तो इसी बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमेशा फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सिर्फ अपन यूनिवर्सल रिलेशन को ए टू बी में भी बात कर लेते हैं कि अगर आर ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, है ना, तो हम उसे यूनिवर्सल बोल देंगे। एम्प्टी को भी हम ए क्रॉस बी में करेंगे। लेकिन बाकी रिलेशन जो अपन देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं अगर नंबरिंग करूं तो आइडेंटिटी रिलेशन अपन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव पढ़ेंगे और इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशंस जो हैं ये फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है समझना, जैसे मान लो मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3, है ना, एक बार पूरा डिटेल में देखते हैं। फिर मैंने एक सेट ए दोबारा से लिख दिया, है ना, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, सिर्फ इसलिए। फिर मैंने आपको ए क्रॉस ए किया, देखो ए क्रॉस ए क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक है,
ये आपका ए क्रॉस ए आ गया। अब मैंने एक रिलेशन निकाला फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो वो सबसेट में क्या लिख रहा हूं देखना, मैंने 1 1 उठा लिया, यहां से 2 2 उठा लिया और 3 3 उठा लिया। ये देखो, ये जो रिलेशन आपने निकाला फ्रॉम ए टू ए, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, या अगर जनरलाइज करें तो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे सेट ए में जो भी एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स खुद के साथ एक पेयर बनाए, खुद के साथ एक पेयर बनाए। जैसे 1 1 है ना, 1 ने 1 के साथ पेयर किया, 2 ने 2 के साथ पेयर किया, 3 ने 3 के साथ पेयर किया। तो जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ पेयर जरूर बनाए। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जो खुद के साथ पेयर नहीं बना रहा है रिलेशन के अंदर, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट सेट ए में आपको दिख रहे हैं वो सबके सब खुद के साथ पेयर बनाए हुए होने चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी आप उसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलोगे। एक बात। दूसरी बात, इन एलिमेंट्स के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट रिलेशन में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा, इसमें मैंने 1 1 लिख दिया, 1 ने खुद के साथ पेयरिंग की, 2 2 भी लिख दिया, 3 3 भी लिख दिया, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स ने खुद के साथ पेयरिंग कर ली। और फिर मैंने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को भी उठा लिया 1 2। तो अब आप कह सकते हो कि रिलेशन ए का के सेट ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 1 2 है ना, ये एक एडिशनल एलिमेंट आ गया, और चूंकि ये एक एडिशनल एलिमेंट है तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब मान लो आपने एक रिलेशन ऐसे लिख दिया, देखना 1 1 लिख दिया और 2 2 लिख दिया, और कोई कहता है क्या इसको आइडेंटिटी बोलेंगे सॉरी, तो इसको भी मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कहा है अपन ने कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ पेयरिंग जरूर करें। यहां पे 1 ने खुद के साथ पेयरिंग कर ली, 2 ने भी कर ली, 3 ने कहां की, नहीं की ना, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। मतलब अगर अपन इन शॉर्ट समराइज करें तो मैं बोल सकता हूं कि अगर सेट ए में सपोज ए बी सी डी 5 एलिमेंट है, तो अब ए क्रॉस ए का जो आप सबसेट निकालोगे वो एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हो, सेट ए में ए बी सी डी ही थे, तो ए खुद के साथ पेयर करे, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ई ई, है ना, ये 5 एलिमेंट होने चाहिए, और सिर्फ ये 5 एलिमेंट होने चाहिए, ना इनसे कम ना इनसे ज्यादा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं आ सकता, तभी आप उसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलोगे, है ना। अच्छा, पहली बात। अब मैं इसमें नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है समझना। देखो इसमें अपन क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक सेट ए लिया, सपोज 1 2 3, ध्यान रखना कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो ए टू ए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ए क्रॉस ए दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया है कि ए क्रॉस ए किस तरीके से, वैसे सामने आपके लिखा भी हुआ है। अब मैंने एक रिलेशन लिखा ए क्रॉस ए का सबसेट। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है तो क्या करेंगे, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ पेयर जरूर होने चाहिए, होने ही चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी में क्या था कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो खुद के साथ पेयरिंग जरूर करें, एक बात ये थी। उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, है ना, मतलब 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए, जरूर आने चाहिए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर जरूर करें। उनके अलावा कोई एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे अगर आप कहें कि मैंने यहां पे 1 3 लिख दिया, तो 1 3, देखो 1 3 होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तो आ गया था, उसके बाद कुछ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन ये लिख दिया, देखना 1 1 3 3 1 3, इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि 2 2 तो आया ही नहीं भाई, जितने भी
अगर मान लो सेट ए के एक एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूं, तो ए टाइप के सारे एलिमेंट आने ही चाहिए 100%। यहां पे 2 नहीं आया। अच्छा, कोई कहता है अगर मैं ये लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? सारे एलिमेंट खुद के साथ पेयर करें, उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहां नहीं आया कोई दूसरा एलिमेंट, तो भी ठीक है, रिफ्लेक्सिव। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आइडेंटिटी रिलेशन आपने लिखा था उसको रिफ्लेक्सिव भी बोला जा सकता है। मैं बोल सकता हूं ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्शन रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ये भी है, अब ये आइडेंटिटी थोड़ी है। क्या क्लियर है? अब जैसे मान लो अपन ने एक सेट ए लिखा 1 2 3 4 5। अब आपने को एक रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, तो क्या लिखोगे? बिल्कुल बिना सोचे हुए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो लिखना ही है बिना सोचे हुए, अगर रिफ्लेक्सिव लिखना है तो। और साथ में अगर किसी की मर्जी है तो कुछ एलिमेंट लिख सकता है, और नहीं लिखना तो मत लिखो। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखना। देखो, सिमेट्रिक रिलेशन की मैं अभी आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए, फिर इसकी ज्यादा एक्यूरेट या बिल्कुल सही सही डेफिनेशन अपन प्रॉब्लम्स में करेंगे। ठीक है, तो जो अभी फिलहाल मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसको ही सही मानते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो उसमें थोड़ी सी और एक चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। जैसे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यहां कंप्लीट है, आइडेंटिटी की रिलेशन कंप्लीट है, लेकिन सिमेट्रिक की रिलेशन जब हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे वहां कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको यूं समझो, जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है 1 5 9। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन लिखा। ठीक है, और ये रिलेशन मैंने क्या लिखा? 1 5 5 1। ये देखो, मतलब इसको यूं समझो कि अगर रिलेशन में कोई एलिमेंट ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी अगर कोई एलिमेंट है, तो उस रिलेशन में ही एक दूसरा एलिमेंट आपके पास होना चाहिए बी कॉमा ए। ठीक है, बी कॉमा ए। अगर एक एलिमेंट ए कॉमा बी है तो दूसरा एलिमेंट बी कॉमा ए होना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा ए मौजूद ही नहीं है तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। अब जैसे यहां कोई देखता है कि 1 5 है तो ए बी है, 5 1 है, देखो बी ए बी है, तो ये सिमेट्रिक है। अब जैसे मान लो कोई ये बोलता है, देखना 1 5 9 1 1 9, ये देखो ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? तो देखो 9 1 ए बी है, 1 9 बी ए है, तो देखा जाए तो 9 1 का सिमेट्रिक एलिमेंट तो यहां पे मिल रहा है आपको, लेकिन जो 1 5 आपको दिख रहा है 1 5 का सिमेट्रिक एलिमेंट तो 5 1 आएगा, और 5 1 तो है ही नहीं यहां पे, तो हम इसे सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर ए कॉमा बी का कोई भी एलिमेंट है टाइप का, तो उसके करस्पॉन्डिंग बी कॉमा ए मिलना ही चाहिए। अगर मान लो किसी रिलेशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है। सिमेट्रिक एलिमेंट में किसे कह रहा हूं? जैसे मान लो एक एलिमेंट 5 6 है तो उसका सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? 6 5। 6 5 का सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? 5 6। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सिमेट्रिक एलिमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है? मतलब यहां पर इसका सिमेट्रिक एलिमेंट तो था लेकिन इसका नहीं था, तो हम इसे सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा अब मान लो अपन ने एक रिलेशन लिखा 1 1 5 5, बस बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं? तो क्या करोगे? देखो 1 1 का सिमेट्रिक एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 तो है ना यार यहाँ पे। 5 5 का सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होगा? 5 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे तो दोनों का सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा मान लो किसी ने ये लिख दिया 1 1 5 5 1 9, ये देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं? देखो 1 1 का सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है, 5 5 का यहां पे है, 1 9 का सिमेट्रिक एलिमेंट 9 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? तो अगर आपके पास मान लो ढेरों हजार एलिमेंट्स हैं जिनके सिमेट्रिक एलिमेंट मिल गए रिलेशन में, लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी अपन जब प्रॉब्लम्स में आएंगे
तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी आज के लेक्चर में अपन फिलहाल टाइप्स ऑफ रिलेशन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगले उस पे आ रहा हूं टाइप पे, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है समझना। मैं अभी सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डेफिनेशन का भी जब अपन प्रॉब्लम्स आएंगे तब ये बातें पूरी होंगी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है देखना, कि अगर आपके पास रिलेशन में कोई ए बी एलिमेंट दिख रहा है, ए बी का मतलब जैसे मान लो 1,5 दिख रहा है, ठीक है, और एक बी सी एलिमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। बी सी मतलब ऐसे समझ लो, इसका सेंस क्या है मेरा, कि एक एलिमेंट 1 5 हो गया और दूसरा एलिमेंट 5 8 हो गया। मतलब पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो जिस एलिमेंट पे खत्म हो रहा है, जैसे 1 5 पहला ऑर्डर्ड पेयर 5 पे खत्म हुआ, तो अगला ऑर्डर्ड पेयर किस पे स्टार्ट हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है ना, 1 5 5 8 ए बी बी सी, ठीक है। तो अगर किसी रिलेशन में एक एलिमेंट ए बी है और एक एलिमेंट बी सी है, तो इस रिलेशन के अंदर ए सी एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, ए सी। मतलब मान लो 1 5 है और 5 8 है, तो कौन सा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, 1 8, तभी ये रिलेशन कैसा माना जाएगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अपन ने एक सेट ए लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपन ने एक रिलेशन लिखा ए टू ए में, मान लो मैंने ये लिख दिया 1 2 2 3 1 3 3 1, ये देखो, और कहा गया कि भाई बताओ ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक के लिए बोला था कि 1000 एलिमेंट आपको ऐसे मिल गए जिनका सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है, लेकिन कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहूंगा। सॉरी। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, तो मान लो आपको ए बी बी सी का एक पेयर मिला और उस पेयर के करस्पॉन्डिंग ए सी भी मिल गया, फिर आपने ए बी बी सी का दूसरा पेयर मिला, उसके करस्पॉन्डिंग फिर ए सी मिल गया। जैसे मान लो एक पेयर मिला 1 2 और दूसरा पेयर मिला 2 6, और हमने सॉरी एक मिला एलिमेंट 1 2 और एक 2 6, एक पेयर हो गया ये, है ना, 1 2 2 6, और हमने देखा 1 6 है। फिर मान लो एक मिला सपोज 3 7, फिर 7 9, ये भी एक पेयर हो गया। हमने देखा 3 7 है, 7 9 है और 3 9 भी है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब मान लो एक हमको पेयर मिला जिसमें था 5 7 और 7 9, 5 7 और 7 9, लेकिन हमने देखा 5 9 नहीं है, 5 9 नहीं है। तो हमने ऊपर ऐसे कितने भी पेयर्स देख लिए हो कि ए बी है, बी सी और ए सी भी है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, मान लो मैंने हजारों पेयर देख लिए, लेकिन एक पेयर भी ऐसा मिल गया ना कि 5 7 है, 7 9 है और 5 9 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे इस एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो जैसे कोई कहता है 1 2 है 2 3 है ना, तो 1 3 है, 1 3 भाई ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए, 1 3 है क्या, हाँ है 1 3, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें कि जैसे ये देखो 2 3 है और यहां 3 1 है, 2 3 है 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है 3 1 है तो 2 1 होना चाहिए, क्या 2 1 कहीं है, नहीं है। तो देखो एक पेयर, अगर आप एक भी पेयर ऐसा ले आते हो जिसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी कंडीशन है वो फेल हो जाती है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा इसी सेट पे, मान लो मैंने लिख दिया 1 1 2 2 2 3, ये देखो, अब ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, सोच के देखो। देखो 1 1 का तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बनेगा भाई, पेयर बनेगा तब तो बात होगी, जैसे ए बी है बी सी है, तो 1 1 का पेयर तो तभी बना पाओगे जब आपके पास आगे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जो 1 से शुरू हो रहा हो। 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर आगे नहीं है, तो 1 1 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। अगर आपके पास कोई पेयर बनता ही नहीं है ना, कि जैसे 1 1 है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो उसको फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, है ना, उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो ट्रांजिटिव की पूरी होगी डेफिनेशन वो तब होगी जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपन ए बी बी सी का पेयर 1 1 के साथ नहीं बना पा रहे, इसको फॉर द टाइमिंग भूल जाते हैं। फिर आप देखो 2 2, तो 2 2 2 3 2 2 2 3,
तो 2 का इसी के साथ तो पेयर बनेगा, तो क्या 2 है 2 है, तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्या कहीं पे भी अपन ने ये मेंशन किया है कि ए बी सी अलग अलग होने चाहिए? नहीं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो 2 है 2 है तो क्या होना चाहिए 2 ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो 2 है, बिल्कुल है। फिर 2 का किसी के साथ पेयर बनेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव, है ना। देखो इसका किसी के साथ पेयर ही नहीं बना, इसका इसके साथ पेयर बना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका भी किसी के साथ पेयर बना ही नहीं, तो कंडीशन फेल होने का कोई सवाल नहीं, मतलब इसको अपन ने ट्रांजिटिव कह दिया। ये इंट्रोडक्टरी बातचीत हो गई अपनी टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरी तरीके से इसके प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है।